हाय बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि जन्म दर क्या है। बोला है कि अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या कहता है कि प्रति हजार स्त्रियों में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे एक वर्ष के दौरान उसको जन्म दर कहा जाता है। फिर कहता है मृत्यु दर में हम लोग देखेंगे कि बोल रहा है कि अशोधित मतलब एक साल के दौरान जितने भी बच्चे का मृत्यु हुआ है उसमें कोई परिवर्तन या कोई संशोधित नहीं किया गया है। बोल रहा है कि अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष यानी एक वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी 1000 जो जन्म लिया है बच्चा, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मरा है, उसके अनुपात को जो है मृत्यु दर कहा जाता है। फिर देखेंगे दूसरा में बोलता है कि अशोधित जन्म दर। देखिए हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो है जन्म दर का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि जन्म दर बराबर किसी वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म यानी जीवित जन्म लिया हो उसका फिर क्या है अनुपात में रखना है किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या यानी एक साल के दौरान जो है जो जन्म लिया है उसका। फिर कहता है कि इंटू 1000, यहाँ जो है 1000 से गुना करना है। फिर मृत्यु दर को देख लें। यहाँ पर कहता है कि मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुपातित जनसंख्या कितना है गुने 1000। तो इस तरह जो है मृत्यु दर का फॉर्मूला और जन्म दर का फॉर्मूला में अंतर है। तीसरा पॉइंट में आते हैं हम लोग बच्चों। बोल रहा है कि उत्पादकता का अर्थ होता है कि फर्टिलिटी जो होता है कब बढ़ता है यानी जन्म दर कब बढ़ता है। तो वहाँ पर जो है बोलता है कि विवाहित जीवन की अवधि जितना पहले बच्चियों का जो है विवाह होता है उतना जो है जन्म दर क्या होता है अधिक होता है। फिर बोलता है कि लिंग संरचना। यहाँ पर बोलता है नगरीकरण का स्तर जितना कम जो है नगरीकरण होगा उतना ज़्यादा जो है जनसंख्या बढ़ेगी। जहाँ पर जितना लिटरेसी रेट जो है शिक्षा का स्तर जो है जितना कम होगा उतना जो ज़्यादा है जनसंख्या बढ़ेगा। अच्छा, इसका बोलता है धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण जो है अंधविश्वास लोगों के अंदर फैलता है। लोग जो हैं अंधविश्वास के चक्कर में जो है अपना जो है भ्रूण हत्या करते रहता है ना, और जनसंख्या बढ़ाते रहता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों पुत्र प्राप्ति की इच्छा। जब तक पुत्र हमारा धार्मिक विचारधारा है कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक अगला जनरेशन चलाने वाला कौन होगा। इसकी वजह से जो है जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है तथा जीवन स्तर जो है बहुत जो है दयनीय स्थिति होता है जिसके कारण भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। ये सारे जो फैक्टर हैं वे क्या करता है जन्म दर को प्रभावित करता है। आते हैं मृत्यु दर का। बोलता है कि आयु संरचना समझ रहे हैं। 0 से 14 वाले को पहला आयु संरचना कहा जाता है, दूसरा 15 से 60 वर्ष, फिर क्या है 60 प्लस वाले को 3 आयु संरचना है। तो अगर मान लिया जाए कि 14 और 15 के बीच में अगर विवाहित हो जाता है तो फिर क्या है कि बच्चों की संख्या मरने का ज़्यादा चांस हो जाता है यहाँ पर। फिर बोलता है कि नगरीकरण जितना ज़्यादा
नगरीकरण होगा, है ना, जितना ज़्यादा नगरीकरण होगा उससे प्रदूषण फैलेगी और जो है बच्चे क्या होंगे, उससे प्रभावित होकर के मरेंगे। फिर बोल रहे बाल हत्या, अभी जैसे मैंने कहा कि भ्रूण हत्या होता है जिसके कारण भी बच्चे का मृत्यु दर ज़्यादा है। स्वास्थ्य जो है औद्योगिकीकरण के कारण जो है काफ़ी बच्चे और महिलाएं प्रभावित होती है जिसके कारण भी मृत्यु ज़्यादा होता है। लेकिन अभी जो है जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रगति हो रही है जो है जन्म दर कम हो रहा है। फिर बोल रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी मृत्यु दर होती है, दुर्घटना के कारण होती है, प्राकृतिक आपदा के कारण जो है मृत्यु दर को प्रभावित करती है ना। ये तो था जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिए और खुद से भी पढ़िए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अपकर्ष और प्रतिकर्ष में जो है अंतर है, हम लोग देखेंगे। फिर बोल रहा है कि जब व्यक्ति नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों को आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहा जाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि जब लोग खुशी से या रोजगार के अवसर के अनुसार जो है लोग जो है गांव से नगर की ओर या नगर से दूसरे राज्य की ओर जो जाते हैं तो इसको जो है अपकर्ष कहा जाता है, अपकर्ष प्रवास कहा जाता है। प्रतिकर्ष में कहता है कि जब प्रवासन कठिन हो यानी आजीविका चलाने में बहुत परेशानी होती है। बोलता है कि आर्थिक कारकों जैसे बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, अपनी आजीविका चलाने में बहुत असमर्थ है, रहन सहन बड़ी निम्न दशाएं हैं, उनके जो हैं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। फिर क्या है कि राजनीतिक उपद्रव है जहाँ पर जो है जात धर्म को लेकर के पॉलिटिक्स को बांटा जाता है जिसके कारण भी लोग जो हैं उस जगह को छोड़ना पसंद करते हैं। दूसरी है प्राकृतिक विपदाएं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर लद्दाख वगैरह में ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर बोल रहा है कि महामारियाँ जैसे कोविड-19 में देखे होंगे बहुत सारे लोग विदेश गए हुए थे लेकिन पुनः वापस आ गए, तो मजबूरी है। जब कोई व्यक्ति मजबूरी के कारण जो है अपना एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक प्रवास। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, विशेषकर नगर की ओर। ये जो है नगर में जो है रोजगार के अवसर, हॉस्पिटैलिटी, यूनिवर्सिटी, रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रवास करते हैं और पूरा ये प्रवास किए जाने से उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब नगर की ओर जो है रोजगार के अवसर पर जाते हैं लोग तो वहाँ पर नगर में देखे होंगे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्राउड बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर कहता है कि ये कारक जनसंख्या को किसी क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बाध्य करते हैं, यानी ये जो कारक है मजबूरी बस जो है लोग जो है अपना स्थान को छोड़ते हैं, सुख सुविधा का अभाव हो जाता है या राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होता है, महामारी के कारण जो होता है लोग यहाँ बोल भी रहा है कि बाध्य हो जाते हैं निकलने के लिए, है ना। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से जो है नगर क्षेत्र की ओर जाते हैं तो उसको प्रतिकर्ष प्रवास कहा जाएगा। फिर कहता है ये निकले गए क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में सहायक होता है। अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो जिस जगह से निकला वहाँ की जनसंख्या क्या होगी, घट जाएगी, और जहाँ जाएगा वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये प्रतिकर्ष जो है जनसंख्या को घटाने में सहायक होता है। चलते हैं हम लोग बच्चों तीसरा क्वेश्चन में, जो बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रहे, है ना। बोल रहा है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक
की विवेचना करें। अच्छा, विश्व की जनसंख्या की बात है तो हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं कैसे कैसे जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में किन किन जगहों पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो चलते हैं बच्चों हम लोग आंसर में। विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित हैं। पहला यहाँ पर देखेंगे भौगोलिक कारक। पहला हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारक में सबसे जो इफेक्टिव है वो जल की उपलब्धता है। बोला कि जल की उपलब्धता मानवीय जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहने का मतलब है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, सभ्यता का विकास हुआ है, देख रहे होंगे कि नदी के किनारे ही हुआ है, झील के किनारे ही हुआ है। तो पानी जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, है ना, और बिजली जनरेट करने के लिए, मछली पालन के लिए बहुत उपयोगी होता है। जल ही जीवन है कहा जाता है। और यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियां, यहाँ जल का पर्याप्त उपलब्धता मिलती है। विश्व के सर्वाधिक सघन बसी क्षेत्र हैं। कहा बोलता है कि नदी घाटी जहाँ जहाँ भी है, सभ्यता का विकास हुआ था पहले, वहाँ पर जनसंख्या क्या है, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं या सर्वाधिक सघन बसी क्षेत्र होते हैं। दूसरा कारण है कि भू आकृति। तो भू आकृति जहाँ पर बोलता है कि विश्व के समतल मैदानी भाग में सामान्यतः सघन बसी क्षेत्र मिलते हैं। तो जहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र, खास करके उत्तर भारत के विशाल मैदान में जनसंख्या जो है, खास करके उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे में जो है जनसंख्या सघन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। क्योंकि यह क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखती है। जैसे अभी क्या है कि आसानी से जो है रोड का जो है निर्माण हो जाता है। दूसरी चीज है कि समतल मैदानी भाग जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है और सिंचाई करने में आसानी होती है, जिसके कारण जो है मैदानी क्षेत्र में जो है या समतल क्षेत्र में जो है लोग रहना या बसना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ कृषि योग्य भूमि होती है, जहाँ की मिट्टी फर्टिलिटी होती है, उत्पादकता ज़्यादा होता है और फसलों का उत्पादन जो है अधिक होती है, साथ ही सड़क निर्माण में बहुत उपयोगी होती है। उद्योग की स्थापना तो भैया समतल मैदान में ही हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचा उच्च में या पठारी में बहुत कम होता है। यही कारण है कि यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में आप इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते, कृषि योग्य भूमि है ही नहीं। यही कारण है कि प्रभावित करती है भू आकृति। या मरुस्थलीय भाग में आप चली जाइए, भू आकृति की बात है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या विरल पाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो है सिंचाई के लिए या कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं है या फिर मानव अनुकूल दशाएं नहीं हैं। फिर चले जाइए कि तटीय क्षेत्रों में लोग जनसंख्या अधिक पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पानी है। फिर क्या है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है जलवायु। मृदुल जलवायु की दशाएं रखने वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, सघन रूप से बसे मिलते हैं। जो कहने का मतलब है कि मौसमी परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि मौसम के आधार पर ही जो है वर्षा होती है या गर्मी होती है या शीत होती है, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में देखे होंगे कि ज़्यादा ही कुछ जो है बर्फ़बारी होने लगता है या हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर रहता है, बहुत कम जो है लोग वहाँ रहते हैं, विरल जनसंख्या पाई जाती है। फिर कहता है कि सघन रूप में बसे मिलते हैं। फिर कहता है कि जबकि अति ठंडे और अति गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक वर्षा या विषम जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में बहुत कम या विरल जनसंख्या मिलती है। तभी मैंने कहा कि मरुस्थलीय भागों में बहुत कम या अधिक, जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर भी कम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं कि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और जहाँ नदी
है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए मृदा भी बहुत मायने रखता है जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए। बोल रहे कृषि दृष्टि से उपजाऊ मिट्टियों वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। लोग जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए भारत में मैक्सिमम लोग जो है कृषि करता है, या कोई भी महाद्वीप की बात करें वो कृषि जो है बहुत फैक्टर चीज़ है। तो जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है। फिर बोलता है कि जबकि कम उपजाऊ मिट्टी रखने वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब जैसे मान लिया जाए कि जहाँ पर पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि फसल वहाँ ना के बराबर होता है। तो लोग वैसे जगह क्यों रहेंगे। तो इस तरह देखिए कि 4 फैक्टर था जो विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक कारक क्या है, हम लोग देखेंगे कि बोल रहा है कि खनिज, जहां पर खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र कार्य के साथ साथ अनेक उद्योगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां पर लोगों को रोजगार अगर अच्छा होगा मिलेगा, उनका जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, जीवन स्तर सुधरेगा, अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा पोषण आहार व्यवस्थित कर पाएंगे, तो लोग उधर ही आकर्षित होते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है। फिर बोल रहे जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है, जहाँ पर खनिज संपदा ज़्यादा होता है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, लोग अपना आजीविका को सुधारने का अवसर मिलता है, तो लोग उधर ही आकर्षित होते हैं। फिर बोलता है नगरीकरण, अच्छी नागरिक सुविधाएं, जैसे रोजगार को अधिक साधन। अब जैसे नगर में जाएंगे तो इंडस्ट्री मिलेगी, या फिर अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटलिटी है, डिस्पेंसरी है, जिसके कारण लोगों को आसानी से मॉल है, आसानी से नौकरियां मिल जाती है प्राइवेट तौर पर। बोल रहा है कि नगरीय जीवन के आकर्षण में बड़ी संख्या में क्या करता है, ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकर जो है बस जाते हैं। जैसे दैनिक प्रवास जो है होता है ना, कि सुबह निकल जाते हैं ग्रामीण के क्षेत्र के लोग, नगर में फिर काम करते हैं, फिर शाम में वापस आ जाते हैं। तो नगर इस तरह जो है आकर्षित करता है लोगों को, और इस तरह सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर बोलता है कि औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। लोग जब से इंडस्ट्री हुआ है ना, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ है, तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है। जब से औद्योगिकीकरण हुआ है, कृषि में भी आसानी हो गई है, लोगों को इंडस्ट्री में नौकरी मिलने लगी है, यानी रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं, तो लोग उधर ही आकर्षित होते हैं, जिसके कारण यहाँ के क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले होते हैं। खास करके आप धनबाद वगैरह में देखेंगे तो वहाँ जो है ज़्यादा जो है जनसंख्या आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल है, बोकारो हो गया, रांची हो गया, ये सारे क्षेत्र में आपको जनसंख्या ज़्यादा। अब देखिए तीसरा कारक क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या है। बोला कि धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ तीर्थ स्थल वगैरह, जैसे हम लोग बोलते हैं काशी, मथुरा या फिर अयोध्या में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ लोग जो हैं दर्शन या लोग विजिटर लोग जाते हैं, तो वहाँ पर संख्या अधिक होता है। जबकि या फिर कहेंगे कि महाराष्ट्र मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के जो है सघन जनसंख्या, दिल्ली को ले लीजिए, कलकत्ता ले लीजिए। बोला कि जबकि सामाजिक और राजनीतिक अशांति रखने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत कम यानी विरल पाई जाती है। तो जहाँ पर राजनीतिक उपद्रव या फिर कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता होता है, वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, विरल पाई जाती है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसको बोलते हैं जनसंख्या संक्रमण के 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए, यानी पहले से अनुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का
उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये आपको जानना है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है माल्थस ने दिया था। कौन दिया था? माल्थस। ये जो है आपको जिक्र करना है, यहाँ पर नहीं है। बोल रहा है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है माल्थस ने दिया था, ये याद रखना। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। उस समय जो है जन्म दर भी अधिक था और मृत्यु दर भी अधिक था। कारण बता रहे हैं, कारण था कि पहले जो है शिक्षित लोग नहीं थे, बेरोजगार ज़्यादा था, बेरोजगारी ज़्यादा था। फिर क्या है कि हॉस्पिटलिटी की कम थी, जिसके कारण जो है बच्चे मर भी जाते थे। अब इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न मिलती थी। उस समय जो है अच्छा, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो जब प्रथम अवस्था में था ना, तो लोग कम पढ़े लिखे थे, इंडस्ट्री का अभाव था, सेवा क्षेत्र का अभाव था, जिसके कारण लोग जो हैं कृषि पर संलग्न हुआ करते थे और यही कारण है कि जनसंख्या अधिक होती थी। तथा बड़े परिवारों को परिसंपत्ति वरीयता प्रदान करना होता था, तो उसमें भी जनसंख्या 5, 6, 7 तक हुआ करता था। इसी कारण है कि इस अवस्था में उच्च जन्म दरें या उच्च प्रजननशीलता मिलती है ना। पहले क्या है कि महामारी के कारण जो है बच्चे मर जाते थे, इसलिए डर से जो है कि मतलब 4-5 बच्चे जन्म दिया करते थे। दूसरी ओर इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर हुआ करते थे, अनपढ़ हुआ करते थे। ये लोग नहीं जानते थे कि अपने बच्चों का परवरिश कैसे करना है। लोग तो ये सिर्फ सोचते थे कि मेरा बच्चा जो है बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा 4-5 कर लोग, एक आधे को तो भी बच जाएगा। यही कारण है कि जो है जनसंख्या प्रथम अवस्था में बढ़ती भी थी और हॉस्पिटलिटी के अभाव के कारण, डिस्पेंसरी के अभाव के कारण जो है बच्चे ट्रीटमेंट के अभाव के कारण जो है मर जाते थे। फिर कहता है कि प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता था, यानी इंडस्ट्री ना के बराबर था, तो लोगों को रोजगार और प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ती, उसकी आर्थिक विकास कैसे होता, जीवन स्तर कैसे सुधरता। तथा महामारियों तथा भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उच्च मृत्यु दर मिलती थी। लोग भूखमरी के कारण भी लोग जो है मर जाते थे। बीमारी एक बार आ जाता था तो उसको इलाज नहीं हो पाने के कारण जो है मर जाते थे। जैसे अभी 2019 वगैरह में देखें, कोविड-19 आया तो सरकार बहुत बड़ा भूमिका निभाया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है टीका लगवाया, इंजेक्शन लगवाया। तो उस समय हॉस्पिटलिटी और मेडिसिन का अभाव के कारण खाने के लिए लोगों को नहीं मिलता था, जिसके कारण जो है मृत्यु दर अधिक हुआ करता था। तथा जीवन प्रत्याशा भी कम मिलती थी। लोग स्वास्थ्य के अभाव के कारण काम के चक्कर में जो है लोग जो हैं अपना जीवन प्रत्याशा को घटा लेते थे। दूसरी अवस्था में क्या था कि इस अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता या जन्म दर ऊंची रहती है। पहले जो है क्या रहता है, ऊंचा रहता है, क्योंकि लोग पढ़ने लिखने लगते हैं और जो है हॉस्पिटलिटी आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अस्पताल बन जाता है, डिस्पेंसरी यानी दवा खाना आसानी से मिल जाता है। तो जो बच्चे मर जाते थे उनको ट्रीटमेंट होने लगा। यही कारण है कि वहाँ पर जो है प्रजननशीलता या फिर जो माँ बनने वाली हैं उनको इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल होने लगा, जिसके कारण जो है प्रजननशीलता या जन्म दर जो है ऊंची रहने लगी। लेकिन समय के साथ उसमें धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग के पास रोजगार होने लगता है, नौकरियां करने चले जाते हैं, तो उनके पास उतना बच्चों को परवरिश करने के लिए टाइम नहीं होता है, जिसके कारण जो है जन्म दर में गिरावट शुरू हो जाती है। फिर कहता है कि स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता दशाओं में सुधार के कारण, अभी बोल रहे कि स्वच्छता दशा सुधारानी कहावत भी है ना, हेल्थ इज वेल्थ। लोग ध्यान देने लगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, बड़ी आसानी से दवा मिल जाने लगा, डॉक्टर मिल जाने लगा, है ना। इसके कारण जो है स्वच्छता में सुधार होने लगा। बड़ा स्वच्छता के सुधार के कारण जो है मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट आई, यानी मृत्यु दर ना के बराबर होने लगा। फिर बोलता है कि जिसके कारण इस अवस्था की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। दूसरा अवस्था में क्या है कि जन्म दर तेजी हुआ और मृत्यु दर में कमी आ गई, क्योंकि हॉस्पिटलिटी वगैरह जो है व्यवस्था होने लगा
और लोग शिक्षित होने लगे, जिसके कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तीसरी अवस्था कहता है कि इस अवस्था में जन्म दरें तथा मृत्यु दर दोनों गिरावट आया। लोग रोजगार के अवसर के चक्कर में जो है दूसरे राज्य अंतर्राज्यीय जो है प्रवास होने लगा और लोग जो हैं अपने परिवार के साथ कम समय देने लगे, अपने बच्चों को लालन पालन में कम समय देने लगे। यही कारण है कि जन्म दर में भी और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ जाती है, जिससे कि जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उसमें मंद गति से वृद्धि होती है। अब जो है क्या है कि लोग शिक्षित हो गए, रोजी रोजगार के लिए जो है अंतर राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर महाद्वीपीय भी स्थापन होने लगा, जिसके कारण जो है दोनों में कमी हो गई। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। अब नगर में जाएंगे तो लोग रोजगार में फंसे हुए रहेंगे, जिसके कारण जो अपने बच्चे का परवरिश पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जो है दोनों में यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है तथा उनके तकनीकी ज्ञान का स्तर ऊंचा हो जाता है। जहाँ शिक्षित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी या ना उच्च जीवन स्तर होगा, तो वहाँ निश्चिंत रूप से जो है जनसंख्या निरंतर घटती चली जाती है। तो इस तरह बच्चों हम लोग देख लिए क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग कोशिश करें इसको देखें और इस तरह जो है आप सभी को प्रत्येक चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। धन्यवाद।